हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं द हिंदू एनालिसिस। और आज के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे वो होंगे हीट वेव, S-400, भारत ऑस्ट्रेलिया, एयर इंडिया और एयर मोर्सिस कोड शेयर, भारत पैराग्वे संबंध, मानसून, ICJ एंड भारतीय वायुयान अधिनियम 2024। हम आते हैं अपने पहले टॉपिक पे, हीट वेव। आखिर ये चर्चा में क्यों है? तो 2024 में एक रिपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने चेतावनी दी कि दुनिया भर में 70% से ज़्यादा श्रमिकों को अत्यधिक गर्मी के संपर्क में आने का खतरा है, जिसमें कहा गया कि भारत को गर्मी से होने वाली उत्पादकता हानि से अनुमानित $100 बिलियन का नुकसान हुआ है। छोटे व्यवसाय और निर्माण श्रमिकों यानी कि किसानों, रेहड़ी पटरी वालों और खाद्य वितरण भागीदारों जैसे कि अनौपचारिक श्रमिकों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। विश्व बैंक की 2022 की रिपोर्ट बताती है कि भारत के 75% कार्यबल और 380 मिलियन लोग गर्मी के संपर्क में आने वाले कामगारों पर निर्भर है, जो कि संभावित रूप से जानलेवा तापमान में काम करते हैं। इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि गर्मी के तनाव से संबंधित उत्पादकता में गिरावट के कारण अनुमानित 80 मिलियन वैश्विक नौकरियों में से 34 मिलियन भारत में होंगी। मानसून एक सप्ताह से भी ज़्यादा समय पहले आ गया, जिससे कि भारत में भीषण गर्मी से राहत मिली है। अप्रैल की शुरुआत में ही भारत में भीषण गर्मी पड़नी शुरू हो गई थी और 27-28 फरवरी की शुरुआत में ही देश के बड़े हिस्से में तापमान बढ़ने के कारण भीषण गर्मी की स्थिति देखी गई। हीट वेव का अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर हो सकता है। 2024 में एक रिपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO ने चेतावनी भी दी थी कि दुनिया भर में 70% से ज़्यादा श्रमिकों को अत्यधिक गर्मी के संपर्क में आने का खतरा है। इसमें कहा गया कि भारत को गर्मी से होने वाली उत्पादकता हानि से अनुमानित $100 बिलियन का नुकसान हुआ है और छोटे व्यवसाय और अनौपचारिक श्रमिक जैसे निर्माण श्रमिक, किसान, रेहड़ी पटरी वाले और खाद्य वितरण भागीदार इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। हीट वेव का अर्थव्यवस्था पर भारी प्रभाव पड़ता है। 2024 में एक रिपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO ने चेतावनी दी थी कि दुनिया भर में 70% से ज़्यादा श्रमिकों को अत्यधिक गर्मी के संपर्क में आने का खतरा है। इसमें कहा भी गया कि भारत को गर्मी से प्रेरित उत्पादकता हानि से अनुमानित $100 बिलियन का नुकसान हुआ। छोटे व्यवसायों और निर्माण श्रमिकों, सड़क विक्रेताओं और खाद्य वितरण भागीदारों जैसे अनौपचारिक श्रमिकों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। और अत्यधिक गर्मी कृषि पर भी विनाशकारी प्रभाव डाल सकती है। अध्ययनों से पता चलता है कि केवल 1 डिग्री वार्मिंग से भारत में गेहूं की पैदावार लगभग 5.2% कम हो जाती है और चावल उगाने के मौसम के अंत में हीटवेव उपज को कम कर सकती है। हीटवेव सामान्य की तुलना में असामान्य रूप से उच्च तापमान की अवधि मुख्य रूप से मार्च से जून तक होती है और मई में चरम पर पहुंच जाती है। अधिकांश राज्यों में अलग अलग स्तर पर गर्मी की लहरें उठने का खतरा है, जिसका खामियाजा मध्य, उत्तर पश्चिम और पूर्वी उत्तरी प्रायद्वीप भारत को भुगतना पड़ता है। CEW की एक हालिया रिपोर्ट में कहा गया कि लगभग 57% भारतीय जिले, जो कि देश की आबादी का 73% हिस्सा है, उच्च से बहुत ज़्यादा गर्मी के जोखिम का सामना करता है, जिनमें आते हैं दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गर्मी का खतरा होता है। इसमें कहा गया है कि पिछले 40 वर्षों यानी कि 1981 से 2022 में भारत में गर्मी की चरम सीमा रैखिक रूप से बढ़ी थी। इसके कारण 2013, 2016, 2019, 2022 और 2024 में ऐतिहासिक गर्मी की लहरें भी आई। भारत में लगभग 23 राज्य हीट वेव प्रवण है। बहुत गर्म दिनों की संख्या और बहुत गर्म रातों की संख्या में एक रैखिक वृद्धि हुई। ये CEW के वरिष्ठ कार्यक्रम प्रमुख DR विश्वास चितले ने कहा, जिन्होंने नोट किया कि गर्म रातों में वृद्धि की दर गर्म दिनों की तुलना में ज़्यादा है। तेजी से शहरीकरण ने इस मुद्दे को और बढ़ा दिया और शहरों में दिन के दौरान गर्मी बनी रहती है, जिससे कि सूर्यास्त के बाद ठंडक बढ़ने में देरी होती है, जिससे रातें गर्म हो जाती हैं और ये शहरी ताप द्वीप प्रभाव में योगदान भी देता है, जिसे हम हॉटस्पॉट इफेक्ट भी कहते हैं, जहां शहर पड़ोसी ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक गर्म हो जाते हैं। CEW की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि 2005 और 2023 के बीच में निर्मित क्षेत्रों का लगभग हर भारतीय जिले में तेजी से विस्तार हुआ है, खासकर पुणे, थुत्तुकुड़ी, कोल्हापुर और गुवाहाटी जैसे Tier 2 और Tier 3 शहरों में। रात में सोते समय भी आपको दिन के गर्म तापमान से कोई राहत नहीं मिल रही है। यदि आपके लिए कोई शीतलन तंत्र उपलब्ध नहीं है तो आपकी उत्पादकता कम हो जाएगी। 2022 की विश्व बैंक की रिपोर्ट बताती है कि भारत के 75% कार्यबल या फिर 380 मिलियन लोग गर्मी के संपर्क में आने वाले श्रम पर निर्भर हैं, जो कि संभावित रूप से जीवन घातक तापमान में काम कर रहे हैं। इसमें यह भी उल्लेख किया गया कि गर्मी के तनाव से संबंधित उत्पादकता में गिरावट से अनुमानित 80 मिलियन वैश्विक नौकरियों के नुकसान में से 34 मिलियन भारत में होंगे।
अनौपचारिक क्षेत्र में श्रमिकों की आय हानि अधिक होने की संभावना है क्योंकि उनके बाहर काम करने की अधिक संभावना है और उन्हें गर्मी से कम सुरक्षा मिलती है। डॉक्टर सोमनाथन, प्रोफेसर अर्थशास्त्र और योजना इकाई के भारतीय सांख्यिकी संस्थान ने कहा था। मई और जून के अन्य दिनों की तुलना में हीटवेव के दौरान दिल्ली में अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों की शुद्ध कमाई 40% से कम थी। उन्होंने कहा कि गर्मी के कारण उनके काम पर जाने में सक्षम होने की संभावना कम थी। वे कम और कम अच्छी तरह से सोते थे और उनके परिवार के किसी सदस्य के गर्म दिनों में बीमार होने की संभावना भी अधिक थी। कारखानों में ब्लू कॉलर श्रमिकों को भी नुकसान होता है। डॉक्टर सोमनाथन के 2021 के अध्ययन में उत्पादकता में मंदी और गर्म दिनों के दौरान अनुपस्थिति में वृद्धि का पता चला। 1 डिग्री वार्मिंग से विनिर्माण उत्पादन में लगभग 2% की कमी आने का अनुमान है और ग्लोबल वार्मिंग के कारण गर्मी की लहरों की गंभीरता बढ़ने पर भी नुकसान बढ़ेगा। विडंबना है कि समाधान ये सुनिश्चित करने में निहित है कि उत्पादकता बढ़े। उत्पादकता बढ़ाना सबसे अच्छी बात है जो कि श्रमिकों की सुरक्षा के लिए किया जा सकता है, क्योंकि नियोक्ता कम उत्पादक श्रमिकों की तुलना में अधिक उत्पादक श्रमिकों के लिए शीतलैंड में निवेश करने की अधिक संभावना रखता है। ग्रामीण भारत में हीटवेव अलग तरह से टकराती है। आमतौर पर गर्मियों के चरम में कृषि गतिविधि बहुत कम होती है, लेकिन गर्मी का मौसम बहुत सारी गैर कृषि गतिविधियों का भी मौसम होता है। MSSRF के जलवायु परिवर्तन के वरिष्ठ फेलो डॉक्टर टी जयरामन ने कहा कि बड़ी संख्या में कृषि श्रमिक और यहाँ तक कि किसान भी निर्माण या सड़क निर्माण जैसे क्षेत्रों में अंशकालिक काम करने जाते हैं, खासकर मंदी के मौसम में। निर्माण गतिविधि गर्म हो जाती है और सड़क निर्माण भी मजदूरों को आकर्षित करता है और वे प्रत्यक्ष जोखिम से ग्रस्त हो जाते हैं वहाँ पर। उन्होंने कहा कि पशुधन गर्मी की लहरों के प्रति संवेदनशील होते हैं। तापमान और आर्द्रता सहित कारकों का एक संयोजन काम कर रहा है और यदि एक सीमा पार कर जाता है तो पशुधन को भी नुकसान होगा। उन्होंने कहा इसके लिए दिशा निर्देश है, लेकिन प्रवर्तन एक मुद्दा है क्योंकि अधिकांश छोटे और मध्यम किसान देश भर में फैले हुए हैं, बड़े किसान कम हैं। चल रहे सूखे या फिर भोजन की कमी जैसे अन्य कारकों के साथ संयुक्त होने पर हीटवेव अधिक नुकसान पहुंचाती है। और उन्होंने कहा कि वर्ष के अन्य हिस्सों में असामान्य रूप से उच्च तापमान जैसे मार्च की शुरुआत या फिर अक्टूबर के अंत में खेत में फसलों और उत्पादकता पर भी प्रभाव डाल सकता है। अब बात करते हैं हीटवेव से कैसे निपटा जा सकता है। तो केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर सरकारें कार्रवाई कर रही है। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के सहयोग से भारतीय कार्यबल की सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश प्रकाशित किए। ये दिशा निर्देश जो कि शिक्षा प्रदान करने और कार्य शेड्यूल को विनियमित करने, पानी, चिकित्सा सुविधाएं और उचित वर्ग वियर प्रदान करने पर जोर भी देते हैं। इनका उपयोग शहरों और कस्बों के लिए हीटवेव कार्य योजना तैयार करने वाले अधिकारियों द्वारा किया जा सकता है। कई राज्यों और शहरों की अपनी ताप कार्य योजनाएं। कुछ शहर जमीनी स्तर पर समाधान लागू करने के लिए वार्ड स्तर तक की योजनाएं बना रहे हैं। हीट कार्य योजनाएं एक शहर से दूसरे शहर में बदलती रहती है और ये मैट्रिक्स है जिन्हें NDMA द्वारा परिभाषित किया गया, जिसमें सार्वजनिक स्थानों पर पानी उपलब्ध कराने, स्कूल, बस स्टॉप जैसे आश्रय प्रदान करने जैसी अल्पकालिक प्रतिक्रियाएं शामिल हैं। फिर भी दीर्घकालिक शमन उपाय भी है जिनमें शहरी हरियाली या फिर शहर के भीतर जल निकायों को बढ़ाने जैसी गतिविधियां शामिल हो जाती है। जैसे कि चेन्नई में अधिकारियों ने शहर के भीतर शहरी ताप दीपों का मानचित्रण किया और उस डेटा को अपने मास्टर प्लान में शामिल किया। ये डॉक्टर चितले ने कहा था। वर्तमान में फोकस ज़्यादातर शहरी क्षेत्रों पर होता है क्योंकि शहरी क्षेत्र अपनी आबादी के कारण अधिक जोखिम में और भारत की लगभग 73% आबादी और 57% जिलों में रहती है और वे जोखिमों के लिए अति संवेदनशील हैं, डॉक्टर चितले ने कहा था। और उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में भारतीयों को स्वास्थ्य संबंधी विकारों को खतरा होता है। आवास की गुणवत्ता और पानी, स्वच्छता, बिजली आदि जैसी सुविधाओं की उपलब्धता को देखते हुए ग्रामीण आबादी पर प्रभाव काफ़ी गंभीर हो सकता है। जबकि राज्य तीव्र गर्मी की लहरों से निपटने के लिए तत्काल वित्तपोषण को पूरा करने के लिए अपने राज्य आपदा प्रबंधन कोष में टैप कर सकते हैं और दीर्घकालिक समाधानों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। राज्यों को लोगों की सुरक्षा के लिए निवेश करने के लिए रणनीतिक रूप से योजना बनानी चाहिए, ये डॉक्टर सोमनाथन ने कहा। जब शहरों की बात आती है तो उन्हें हीट एक्शन प्लान प्राप्त करने की ज़रूरत होती है। फिर आप समाधान और हस्तक्षेप के साथ आगे का निर्माण शुरू कर सकते हैं। बेशक शहर ताप कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए कुछ धनराशि आवंटित की जा सकती है। जयरामन ने कहा कि गर्मी के कारण काम बंद करने वाले श्रमिकों को मुआवजा देने का एक तरीका होना चाहिए। लोग बीमा के साथ प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि देश के कुछ हिस्सों में जहां कर्मचारी प्रीमियम के लिए एक छोटी राशि का भुगतान करता है। जब गर्मी की लहर घोषित की जाती है और काम रोक दिया जाता है तो उन्हें मुआवजा मिलता है। उन्होंने कहा लेकिन ध्यान दिया जाना चाहिए कि कार्यान्वयन एक समस्या बन सकती है, यानी कि इसके कार्यान्वयन को भी ठीक तरीके से लागू करवाना चाहिए।
अब हम बात करते हैं आखिर हीट वेव होती क्या है। तो हीट वेव यानी कि ताप लहर भारत में ग्रीष्म ऋतु के दौरान होने वाली असामान्य रूप से उच्च तापमान की अवधि होती है। गर्म लहरें आमतौर पर मार्च और जून के बीच में आती है और दुर्लभ मामलों में जुलाई तक जारी रहती है। इसके कुछ क्राइटेरिया हैं, जैसे कि इसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। अगर जो प्लेन है तो वहाँ पर न्यूनतम टेम्परेचर होगा 40 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे ज़्यादा, और पहाड़ी इलाकों में होगा 30 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे ज़्यादा। जो कोस्टल रीजन होंगे वहाँ पे 37 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे ज़्यादा टेम्परेचर होगा। जब किसी स्टेशन का सामान्य अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से कम या फिर उसके बराबर हो तो हीट वेव सामान्य से विचलन 5 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इसके अलावा जो गंभीर ताप लहर होती है उसका सामान्य से विचलन 60 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए। जब किसी स्टेशन का सामान्य अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो तो हीट वेव सामान्य से विचलन 4 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। गंभीर ताप लहर सामान्य से विचलन 6 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए। इसके बाद जो हीट वेव होती है, जब वास्तविक अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो तो 47 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गंभीर हीट वेव होती है। मौसम विज्ञान उप प्रभाग के अंतर्गत कम से कम 2 स्टेशनों में उपरोक्त शर्तें पूरी होनी चाहिए और ये स्थितियाँ कम से कम 2 लगातार दिनों तक बनी रहनी चाहिए। ये इसकी कुछ कंडीशन है। तो यहाँ पे हम मैप में देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे हीट वेव चलती है। जो ये लाइट येलो कलर का दिख रहा है तो उसमें 40 to 50 डिग्री सेल्सियस माना जाता है, और 50 से 60 के बीच में जो ये थोड़ा सा डार्क येलो, और फिर जैसे जैसे कलर डार्क होगा यानी कि उतनी ज़्यादा इसमें हीट वेव के केसेस होंगे। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं हीट एक्शन प्लान की। हीट एक्शन प्लान यानी कि HAP सरकारों या फिर संगठनों द्वारा अत्यधिक गर्मी की घटनाओं से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों को कम करने के लिए विकसित एक व्यापक रणनीति है। इसमें कमजोर आबादी की सुरक्षा, सूचना और संसाधन उपलब्ध कराना और गर्म हवाओं के दौरान प्रतिक्रियाओं का समन्वय करना शामिल है। मानव हताहतों को कम करने के लिए अलर्ट और अंतर्विभागीय समन्वय सहित अल्पकालिक उपायों की रूपरेखा तैयार करता है। HAP में डेटा विश्लेषण के आधार पर भविष्य की गर्मी की लहरों के लिए तैयार रहने के लिए ठंडी छतों और बढ़ी हुई हरियाली जैसे बुनियादी ढांचे के उन्नयन जैसी दीर्घकालिक रणनीतियां भी शामिल हैं। ओडिशा ने 1998 में 2000 से ज़्यादा हीट वेव से हुई मौतों के बाद 1999 में पहली बार हीट एक्शन प्लान विकसित किया था, और इसके बाद 2010 में भीषण हीट वेव के बाद 2013 में अहमदाबाद द्वारा पहली बार शहर स्तरीय एक्शन प्लान विकसित किया गया था। NDMA और IMD 23 राज्यों के साथ मिलकर के HAP विकसित करने पर काम कर रहे हैं, और HAP पर कोई केंद्रीकृत डेटाबेस नहीं है, लेकिन राज्य और शहर स्तर पर कम से कम 23 HAP मौजूद हैं। ओडिशा और महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्यों ने जिला स्तर पर HAP भी तैयार किया है। अब ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट बनता है क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बने हुए हैं। तो जैसे यहाँ पे हमको दिख रहा होगा कि वर्तमान में और निकट भविष्य में ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में भारत की संभावित सीमाएं क्या हैं, तो ये 2010 में पूछा गया था। और उपयुक्त वैकल्पिक प्रौद्योगिकियां पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं है। भारत अनुसंधान एवं विकास में भारी धनराशि निवेश नहीं कर सकता। कई विकसित देशों ने पहले ही भारत में अपने प्रदूषणकारी उद्योग स्थापित कर लिए। तो उपयुक्त में से कौन सा सही है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि केवल फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि जो सही होगा उपयुक्त वैकल्पिक प्रौद्योगिकियां पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं है, ये करेक्ट है। और भारत अनुसंधान एवं विकास में भारी धनराशि निवेश नहीं कर सकता, ये भी करेक्ट है। अब इससे रिलेटेड एक मेंस का क्वेश्चन भी बना था कि विश्व के शहरी आवास में ऊष्मा द्वीपों के निर्माण के कारणों को उजागर करें, तो आप इसको लिख सकते हैं। अब है यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक आज का S-400 मिसाइल। आखिर ये चर्चा में क्यों है, तो रूस का कहना है कि भारत को शेष S-400 मिसाइल प्रणाली 2026 तक मिल जाएंगे। रूस ने वायु रक्षा और ड्रोन रोधी प्रणालियों में भारत के साथ द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने का भी संकेत दिया था। भारत रूस से 5 S-400 वायु रक्षा प्रणालियाँ प्राप्त करने की योजना बना रहा है। रूस ने भारत में मिशन उप प्रमुख रोमन बाबू किशन ने सोमवार को कहा कि रूस 2025-26 तक भारत को S-400 वायु रक्षा प्रणाली की शेष इकाइयाँ देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि हाल के भारत पाकिस्तान तनाव के दौरान प्रणाली ने बहुत कुशलता से काम किया था। बाबूस्किन ने वायु रक्षा और ड्रोन रोधी प्रणालियों में भारत के साथ द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने का भी संकेत दिया। उन्होंने पुष्टि की कि शेष 2 S-400 इकाइयों के लिए अनुबंध प्रगति पर है
और इनकी डिलीवरी सार्वजनिक रूप से घोषित समय सीमा के अनुरूप 2025-26 तक पूरी होने की उम्मीद है। भारत ने 2018 में रूस के साथ S-400 ट्रैम्प मिसाइल सिस्टम के 5 स्क्वाड्रन के लिए $5.43 बिलियन का सौदा भी किया था और ये एक अत्याधुनिक वायु रक्षा प्लेटफॉर्म है जो कि लंबी दूरी पर कई हवाई खतरों से निपटने में सक्षम है और 3 स्क्वाड्रन पहले ही वितरित किए जा चुके हैं। रक्षा सहयोग के संभावित विस्तार पर श्री बाबुस्किन ने आगे बातचीत करने के लिए खुलापन व्यक्त किया था। उन्होंने कहा कि हम वायु रक्षा प्रणालियों पर वार्ता के विस्तार पर चर्चा के लिए साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए तैयार है। उन्होंने वर्तमान वैश्विक सुरक्षा परिवेश में इस तरह के सहयोग के रणनीतिक महत्व पर भी ध्यान दिलाया था। ड्रोनों के बढ़ते खतरे पर टिप्पणी करते विशेष रूप से भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान उनके व्यापक उपयोग के आलोक में मिशन के उप प्रमुख ने ऐसी चुनौतियों का मुकाबला करने में रूस के अनुभव पर भी प्रकाश डाला था और श्री बाबुस्किन ने कहा कि हम पिछले कई वर्षों से इस खतरे का सामना भी कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि जो ये प्रणाली है तो लगातार आधुनिकीकरण इसका किया जा रहा है और उन्हें ये भी लगता है कि इस खतरे का मुकाबला करना और किसी अन्य सहयोग को बढ़ावा देना दोनों पक्षों के लिए संयुक्त हित में होगा। उन्होंने कहा कि ड्रोन रोधी प्रणालियां पहले से ही चल रही भारत रूस रक्षा वार्ता का हिस्सा है। तो अब हम थोड़ा सा बात करते हैं S-400 सिस्टम की। ये हमारे डिफेंस टैग से भी कनेक्ट होता है। S-400 ट्रायम्फ रूस द्वारा विकसित एक मोबाइल सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल यानी कि SM प्रणाली है जो कि विमान, ड्रोन, क्रूज मिसाइल एंड बैलिस्टिक मिसाइल जैसे विभिन्न हवाई लक्ष्यों को रोकने तथा नष्ट करने में सक्षम है। अगर आपको पता होगा, बैलिस्टिक मिसाइल जो कि सीधे हवा जैसे कि यहाँ से हमने लॉन्च की तो ये थोड़ा सा एटमॉस्फेयर से बाहर होकर के फिर अंदर आकर के फिर अटैक करती है। एंड जो क्रूज़ होती है वो सीधे यहाँ से जा कर के अपने टारगेट पर अटैक करती है। ये उनमें डिफरेंस होता है। अब S-400 की मारक क्षमता 30 किलोमीटर की ऊंचाई के साथ 400 किलोमीटर तक है और ये 4 अलग अलग प्रकार की मिसाइलों के साथ एक साथ 36 लक्ष्यों पर भी हमला कर सकती है। ये परिचालन के लिए तैनात दिशा में आधुनिक सबसे खतरनाक लंबी दूरी की SM-MLR-SM है जिसे अमेरिका द्वारा विकसित टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम यानी कि थाट से काफ़ी उन्नत माना गया है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बना था 2020 में, भारत रूस रक्षा समझौतों की तुलना में भारत अमेरिका रक्षा समझौतों की क्या महत्ता है और हिंद प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में स्थायित्व के संदर्भ में विवेचना भी आप इसकी कर सकते हैं। तो यहाँ पर S-400 में थोड़ा सा और भी कुछ इसके कैरेक्टर बताए गए, जैसे कि जो इसकी मैक्सिमम रेंज होती है 400 किलोमीटर, इसीलिए इसको S-400 नाम दिया गया। और जैसे रशिया हो गया तो उसके साथ इंडिया का ये चलता है। और इसके अलावा जैसे S-400 ट्रायम्फ है तो इसमें जो मैक्सिमम डिटेक्शन रेंज है वो 600 किलोमीटर है। इसके अलावा जो इसका मैक्सिमम अल्टीट्यूड है 30 किलोमीटर है। मैक्सिमम टारगेट स्पीड है 4.8 किलोमीटर पर सेकंड है। टारगेट से इंगेज्ड सिमुलेशनली होगा तो अप टू 36 होगा। इसमें मोबाइल कमांड पोस्ट होती है एंड लॉन्चर इसका इक्विप्ड विथ 4 मिसाइल सेंसर up to 8 launches in S-400 बैटरी। तो जो ये है ये शूट कर सकता है 80 टारगेट्स को। तो इससे रिलेटेड भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन चुका है, इसीलिए ये भी इम्पॉर्टेंट बन जाता है। S-400 ट्रायम्फ मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये रूस द्वारा डिज़ाइन किया गया एक मोबाइल सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम SAM है और ये 400 किलोमीटर की सीमा के भीतर विमान, मानव रहित हवाई वाहन, UAV और बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों सहित सभी प्रकार के हवाई लक्ष्यों को निशाना बना सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड बोथ, इसके दोनों ही करेक्ट है स्टेटमेंट। अब आते हैं हम अपने थर्ड टॉपिक पे, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया रिलेशन। लेकिन यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया मालदीव का मतलब कुछ रिलेशन है, लेकिन हम इसको इंडिया के प्रोस्पेक्ट में भी देखेंगे। अब देखते हैं कि चर्चा में क्यों है। ऑस्ट्रेलिया मालदीव को गार्जियन श्रेणी की गश्ती नाव उपहार में देगा। उप प्रधानमंत्री रिचर्ड मार्लिस ने दक्षिण एशिया यात्रा के दौरान पोत स्थानांतरण और समुद्री सहयोग की घोषणा की और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लिस और मालदीव के रक्षा मंत्री मोहम्मद घासन मोमुन ने सोमवार 2 जून 2025 को घोषणा की कि ऑस्ट्रेलिया मालदीव को गार्जियन श्रेणी की गश्ती नाव उपहार में देगा। ये जहाज़ निर्माणाधीन है और 2026 में बनकर तैयार हो जाएगा। नए पोत के अलावा ऑस्ट्रेलिया मालदीव को एक मल्टी बीम इको साउंडर भी उपहार में देगा। हाइड्रोग्राफिक उपकरण मालदीव की अपनी समुद्री सतह का मानचित्र बनाने की क्षमता में समर्थन करेगा, जिससे समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने और आर्थिक विकास को गति देने में मदद मिलेगी। और ये पहल हिंद महासागर क्षेत्र में
सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि के लिए हमारी साझा प्रतिबद्धता को कायम रखती है। एक विज्ञप्ति में भी ये कहा गया था। और मालदीव के साथ मिलकर काम करते हुए ऑस्ट्रेलिया पोत के रखरखाव और संधारण पैकेज का विकास करेगा। श्री मार्लिस ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया को मालदीव की समुद्री सुरक्षा क्षमता का समर्थन करने के लिए उसके साथ साझेदारी करने पर गर्व है और हमारी राष्ट्रीय रक्षा रणनीति के अनुरूप ऑस्ट्रेलिया क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए पूर्वोत्तर हिंद महासागर में भागीदारों के साथ काम भी कर रहा है। मौमून ने कहा कि हमारे देश समुद्र की सुरक्षा और संरक्षा के लिए आपसी प्रतिबद्धता से बंधे हुए और विशेष रूप से खोज और बचाव कामों के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र में जहां पर वे एक साझा सीमा साझा करते हैं। एक अन्य बयान के अनुसार श्री मार्लिस 2 से 5 जून तक उच्च स्तरीय बैठकों के लिए दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया की यात्रा पर भी हैं और उनसे मालदीव, श्रीलंका, भारत और इंडोनेशिया के नेताओं और समकक्षों से मिलने की उम्मीद भी है। इसमें कहा भी गया है कि मालदीव और श्रीलंका की अपनी यात्रा के दौरान उप प्रधानमंत्री दोनों देशों की संप्रभु क्षमता विकास के लिए चढ़ रहे ऑस्ट्रेलियाई समर्थन पर चर्चा करेंगे। भारत की यात्रा ऑस्ट्रेलिया और भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी की 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है और विज्ञप्ति में कहा गया है कि इंडोनेशिया में उप प्रधानमंत्री अपने समकक्ष से मुलाकात करेंगे और शांतिपूर्ण, सुरक्षित और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को भी पुष्ट करेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया को मैप में। ये रहा ऑस्ट्रेलिया। इसकी जो कैपिटल है कैनबरा है। इसके इधर की साइड यानी कि साउथ ईस्ट साइड में न्यूजीलैंड आता है, न्यूजीलैंड आता है। यह है पैसिफिक ओशन में, कोरल सीज के पैसिफिक ओशन के ऊपर से आता है। एंड इसके जस्ट नॉर्थ साइड आता है पपुआ न्यू गिनी। इसके बाद आता है इंडियन ओशन इसके वेस्टर्न साइड से। एंड इसके ऊपर से इंडोनेशिया भी यहाँ पर लग रहा है। अब हम बात करते थोड़ा भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों की। तो ऑस्ट्रेलिया और भारत ने पहली बार स्वतंत्रता पूर्व काल में राजनयिक संबंध स्थापित किए थे जब 1941 में सिडनी में एक व्यापार कार्यालय के रूप में भारत का महावाणिज्य दूतावास पहली बार खोला गया था। भारत ऑस्ट्रेलिया संबंध उस समय ऐतिहासिक रूप से निम्न स्तर पर पहुंच गए थे जब ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने भारत के 1998 के परमाणु परीक्षणों की निंदा की थी और 2014 में ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ यूरेनियम आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो कि परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर न करने वाले किसी देश के साथ अपनी तरह का पहला समझौता था और भारत के त्रुटिहीन अप्रसार रिकॉर्ड को मान्यता प्रदान की गई थी। बहुलवादी वेस्टमिंस्टर शैली के लोकतंत्र और राष्ट्रमंडल परंपराओं, विस्तारित आर्थिक जुड़ाव और बढ़ते उच्च स्तरीय संपर्क के साझा मूल्यों ने भारत ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय संबंधों को भी मजबूत किया था और मजबूत जीवन, धर्मनिरपेक्ष और बहुसांस्कृतिक लोकतंत्र, स्वतंत्र प्रेस, स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली और अंग्रेजी भाषा जैसी सामान्य विशेषताएं घनिष्ठ सहयोग के लिए आधार का काम करती है। भारत ऑस्ट्रेलिया में कुशल अप्रवासियों के शीर्ष स्रोतों में से एक है और 2021 की जनगणना के अनुसार ऑस्ट्रेलिया में लगभग 9.76 लाख लोगों ने अपनी वंशावली भारतीय मूल की बताई, जिससे कि वे ऑस्ट्रेलिया में विदेशों में जन्मे निवासियों का दूसरा सबसे बड़ा समूह बन गए। 2020 में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने भारत ऑस्ट्रेलिया नेताओं के वर्चुअल शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी से व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक भी बढ़ाया था और 2021 में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की मुलाकात ग्लासगो में COP26 के दौरान भी हुई थी। 2022 में भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल शिखर सम्मेलन और विदेश मंत्रियों की बैठक से 2022 और 2023 में उच्च स्तरीय बैठकों और मंत्री स्तरीय यात्राओं का सिलसिला भी जारी है और दूसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल शिखर सम्मेलन के दौरान कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की गई थी, जिनमें शामिल है जैसे कि कौशल के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी व्यवस्था पर आशय पत्र। और रक्षा सहयोग की बात करें तो 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता सितंबर 2021 में हुई थी और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री जून 2022 में भारत भी आए थे। रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए जून 2020 में वर्चुअल शिखर सम्मेलन के दौरान म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एग्रीमेंट यानी कि MLSA पर हस्ताक्षर भी किए गए थे। अब बात करें थोड़ा इनके बीच में कौन कौन से संयुक्त सैन्य अभ्यास होते हैं, तो जरा ये भी इम्पोर्टेंट होता है, इसे भी देखते हैं। अगस्त 2023 में ऑस्ट्रेलिया मालाबार अभ्यास की मेजबानी की थी, जिसमें कि भारत, जापान और अमेरिका ने भी भाग लिया था। भारत को 2023 में तालिस्मिन सेबर अभ्यास में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था और भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान में देशों की भागीदारी साझा चिंताओं के आधार पर उनके हितों के अभिसरण का भी एक उदाहरण है। अब इनके बहुपक्षीय सहयोग की बात करें तो दोनों ही देश क्वाड राष्ट्रमंडल हिंद महासागर रिम एसोसिएशन यानी कि IORA, आसियान क्षेत्रीय मंच, जलवायु स्वच्छ विकास पर एशिया प्रशांत भागीदारी के सदस्य हैं तथा पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलनों में भाग ले भी चुके हैं।
दोनों देश विश्व व्यापार संगठन के संदर्भ में 5 इच्छुक पक्षों यानी कि FIP के सदस्यों के रूप में भी सहयोग कर रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी कि APEC में एक महत्वपूर्ण देश है और वो इस संगठन में भारत की सदस्यता का समर्थन भी करता है। अब हम बात करते हैं थोड़ा इन दोनों के बीच में कौन कौन सा आर्थिक सहयोग व्यापार समझौते होते हैं। तो ये एक दशक में भारत द्वारा किसी विकसित देश के साथ हस्ताक्षरित पहला मुक्त व्यापार समझौता है जो कि दिसंबर 2022 में हुआ था। शुल्कों में कटौती की बात करें तो इसके परिणाम स्वरूप मूल्य के आधार पर ऑस्ट्रेलिया को भारत से किए जाने वाले 96% निर्यात जो कि टैरिफ लाइन का 98% पर शुल्क तत्काल घटाकर शून्य कर दिया गया था। और भारत को ऑस्ट्रेलिया से किए जाने वाले 85% निर्यात मूल्य के आधार पर शुल्क शून्य कर दिया गया था। ऑस्ट्रेलिया भारत का 17वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भी है और भारत ऑस्ट्रेलिया का 9वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार इसलिए भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। इसके अलावा शैक्षिक योग्यता की बात करें तो पारस्परिक मान्यता के लिए MREQ पर मार्च 2023 में हस्ताक्षर किए गए थे और इससे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में छात्रों की आवाजाही में सुविधा भी हुई थी। डेकिन विश्वविद्यालय और वोलोंगोंग विश्वविद्यालय भारत में अपने परिसर खोलने की योजना भी बना रहे हैं। 1 लाख से ज़्यादा भारतीय छात्र ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा की डिग्री प्राप्त कर रहे हैं जिससे कि भारतीय छात्र ऑस्ट्रेलिया में विदेशी छात्रों का दूसरा सबसे बड़ा समूह बन गया। फरवरी 2022 में देशों ने अल्ट्रा लो कॉस्ट सौर और स्वच्छ हाइड्रोजन सहित नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों की लागत को कम करने के लिए सहयोग हेतु नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा पर एक आशय पत्र पर भी हस्ताक्षर किया था। और भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA के अंतर्गत प्रशांत द्वीप देशों के लिए 10 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर EUD देने की भी घोषणा की थी। दोनों देशों ने 3 वर्षीय भारत ऑस्ट्रेलिया महत्वपूर्ण खनिज निवेश साझेदारी के लिए 5.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की भी प्रतिबद्धता व्यक्त की थी। अब ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट बनता है क्योंकि इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पहले बन चुका है 2018 में। निम्नलिखित देशों पर विचार करें: ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, भारत, जापान, USA। उपयुक्त में से कौन सा आसियान के मुक्त व्यापार साझेदार है? तो कौन कौन से इसमें ऑप्शन है 1 2 4 5 3 4 5 6 1 3 4 5 और 2 3 4 6। तो इसका जो करेक्ट आंसर है C हो जाएगा यानी कि 1 3 4 एंड 5। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। एयर इंडिया एक्सपेंड्स कोड शेयर। आगे ये चर्चा में क्यों थोड़ा इस पे बात करते हैं। एयर इंडिया ने एयर मॉरिशस के साथ कोड शेयर साझेदारी का विस्तार किया और एयर इंडिया और एयर मॉरिशस ने भारत, दक्षिण अफ्रीका, यूनियन और मेडागास्कर के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए कोड शेयर समझौते का भी विस्तार किया था। कोड शेयर साझेदारी के तहत एयरलाइन को अपने यात्रियों को एक ही टिकट पर अपने पार्टनर एयरलाइन पर बुक करने की अनुमति मिलती है। एयर इंडिया और एयर मॉरिशस ने सोमवार 2 जून 2025 को अपने कोड शेयर साझेदारी का विस्तार करने की भी घोषणा की थी जो कि मॉरिशस के माध्यम से भारत को दक्षिण अफ्रीका, रियूनियन और मेडागास्कर के साथ बेहतर कनेक्टिविटी भी प्रदान करेगी। एक विज्ञप्ति के अनुसार मजबूत द्विपक्षीय कोड शेयर समझौते के हिस्से के रूप में एयर इंडिया और एयर मॉरिशस भारत, मॉरिशस, रियूनियन, दक्षिण अफ्रीका और मेडागास्कर के बीच कुल 17 मार्गों पर अपने डिज़ाइनर को कोड कर सकेंगे। सामान्यतः कोड शेयर साझेदारी किसी एयरलाइन को अपने साझेदार एयरलाइन के यात्रियों को एक ही टिकट पर बुक करने की अनुमति देती है। और विज्ञप्ति में कहा भी गया कि एयर इंडिया अपना AI पदनाम कोड दक्षिण अफ्रीका के कैपटाउन और जोहान्सबर्ग तथा मेडागास्कर के अंटानारिवो से आने जाने वाली एयर मॉरिशस की उड़ानों पर भी लगाएगी। एयरलाइन पहले से ही मॉरिशस और मुंबई, दिल्ली और रियूनियन के बीच में एयर मॉरिशस उड़ानों पर कोड शेयर करती है और राष्ट्रीय राजधानी में अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ यानी कि IATA इसकी वार्षिक आम बैठक के अवसर पर एयर इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक कैम्पबेल विल्सन तथा एयर मॉरिशस के अध्यक्ष किशोर बीगू ने विस्तारित कोड शेयर साझेदारी समझौते पर भी हस्ताक्षर किए थे। यहाँ पर हम देख सकते हैं मेडागास्कर, साउथ अफ्रीका एंड यहाँ पर आप बाकी की चीज़ें देख सकते हैं कैसे करके रूट बन सकता है। अब आते हैं हम इंडिया पैराग्वे रिलेशन पे। आखिर ये चर्चा में क्यों है तो पैराग्वे के राष्ट्रपति का औपचारिक स्वागत के साथ भारत की पहली राष्ट्रीय यात्रा शुरू हुई थी और पैराग्वे के राष्ट्रपति द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत दौरे पर आई। नई दिल्ली और मुंबई में उच्च स्तरीय वार्ता और बैठकें भी हुई थी और पैराग्वे के जो राष्ट्रपति सैंटियागो पेन्ना पलासियोस भारत की अपनी पहली राष्ट्रीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे और पालम वायुसेना स्टेशन पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर के साथ औपचारिक स्वागत किया गया था। राष्ट्रपति के राज्य मंत्री हर्षवर्धन मल्होत्रा ने गर्मजोशी से स्वागत किया तथा दोनों देशों के बीच में मजबूत द्विपक्षीय संबंधों पर प्रकाश भी डाला गया था। विदेश मंत्रालय की रणदीप जायसवाल ने एक अद्यतन
जानकारी देते हुए बताया कि पैराग्वे के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना पालिसियोस का भारत की अपनी पहली राष्ट्रीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचने पर स्वागत किया गया था। विदेश मंत्रालय ने इस बात पर भी जोर दिया था कि राष्ट्रपति पेना की 2 जून से 4 जून तक होने वाली यात्रा का उद्देश्य राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में भारत पैराग्वे संबंधों को और गहरा और व्यापक बनाना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर पैराग्वे के जो राष्ट्रपति हैं उनके साथ मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापार प्रतिनिधियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी आएगा। इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति पेन्ना प्रधानमंत्री मोदी और अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण आयाम की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय वार्ता भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी उनके सम्मान में दोपहर के भोजन का आयोजन करेंगे, जबकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनसे मुलाकात करेंगे और भोज का आयोजन भी करेंगे। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी गणमान्य अतिथि से मुलाकात करेंगे। तो दिल्ली यात्रा के बाद जब राष्ट्रपति पेन्ना राज्य के राजनीतिक नेतृत्व, व्यापार और उद्योग प्रतिनिधियों, स्टार्टअप्स, नवप्रवर्तकों और प्रौद्योगिकी नेताओं के साथ बातचीत करने के लिए मुंबई की यात्रा करेंगे। और ये राजकीय यात्रा द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक समीक्षा करने तथा आपसी हित के क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करती है। और 13 सितंबर 1961 को राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद से भारत और पैराग्वे के बीच मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। दोनों देशों के बीच सहयोग व्यापार, कृषि, स्वास्थ्य, फार्मास्यूटिकल्स और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में फैला हुआ है। और पैराग्वे लैटिन अमेरिका में भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार है, जहां कई भारतीय कंपनियां पैराग्वे के ऑटोमोबाइल और फार्मास्यूटिकल क्षेत्रों में भी सक्रिय है। पैराग्वे की कंपनियां मुख्य रूप से संयुक्त उद्यमों के माध्यम से भारत में भी उपस्थिति बना रही है, जिससे कि आर्थिक संबंध मजबूत हो रहे हैं। दोनों देश संयुक्त राष्ट्र सुधार, जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा और आतंकवाद का मुकाबला सहित अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर समान विचार भी रखते हैं। हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये रहा साउथ अमेरिका और यहाँ पर पैराग्वे है। और इसकी जो बाउंड्री शेयर होती है ब्राज़ील के साथ, अर्जेंटीना के साथ एंड बोलीविया के साथ। और यहाँ से यहाँ अर्जेंटीना, ब्राज़ील एंड बोलीविया के साथ पैराग्वे अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है एज अ मैपिंग भी। अब हम बात करते हैं आखिर पैराग्वे के बारे में और क्या क्या हम जान सकते हैं। तो ये दक्षिण अमेरिका के दक्षिण मध्य में स्थित एक स्थल अवरुद्ध लैंडलॉक देश है। यहाँ पर बहने वाली नदियाँ अटलांटिक महासागर में गिरती है, जो कि पनबिजली संयंत्रों के प्रमुख केंद्रों के रूप में काम भी करते हैं। इसी कारण पैराग्वे को जल विद्युत के मामले में विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक देशों में शामिल किया जाता है। पैराग्वे मर्कोसुर का सदस्य भी है। और दक्षिणी साझा बाजार, जिसे कि स्पेनिश में मर्कोसुर कहा जाता है, क्षेत्रीय एकीकरण की एक प्रक्रिया है जिसे कि अर्जेंटीना, ब्राज़ील, पैराग्वे और उरुग्वे देशों के द्वारा शुरू किया गया था। और बाद में वेनेजुएला और बोलीविया भी इस प्रक्रिया में शामिल हुए। भारत द्वारा मर्कोसुर में सुविधा प्राप्त करने के लिए व्यापार समझौता भी किया गया है। पैराग्वे ने वर्ष 2006 में दिल्ली में अपना मिशन स्थापित किया था। और वित्त वर्ष 2018-19 में भारत द्वारा पैराग्वे को कुल 161 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात भी किया गया था, जबकि पैराग्वे का कुल निर्यात मूल्य 21 मिलियन अमेरिकी डॉलर का था। भारत द्वारा पैराग्वे को किए गए निर्यात में 90% सोयाबीन का तेल भी शामिल है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक मॉनसून, जो कि हमारा एडिटोरियल भी है। अब हम बात करते हैं आखिर चर्चा में क्यों है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून ने जोरदार तरीके से दस्तक दी और उम्मीद के मुताबिक इसने काफ़ी तबाही भी मचाई। केरल से मानसून का आगमन और उसके बाद उत्तर की ओर इसकी यात्रा अर्थव्यवस्था से इसके जुड़ाव को देखते हुए जश्न का विषय है, लेकिन यह मानसून की सिर्फ एक शाखा है, अरब सागर शाखा। केरल में आने के 1 या 2 दिन बाद और कभी कभी एक साथ मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से आगे बढ़ती है और पूर्वी राज्यों में बारिश लाने से पहले पूर्वोत्तर राज्यों में प्रवेश भी करती है। हालांकि अक्सर ये पूर्वी आगमन बाढ़ और भूस्खलन से होने वाली तबाही के साथ भी होता है। इस साल ऐसा ही एक उदाहरण देखने को मिला। असम में 10 प्रमुख नदियाँ अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और कुल मिलाकर असम के 19 जिलों में 3 लाख से ज़्यादा लोग बाढ़ की लहर से प्रभावित हुए, जिसने रोज़मर्रा की ज़िंदगी को अस्त व्यस्त भी किया। त्रिपुरा में भी सप्ताहांत में कई जिलों में भारी से भी बहुत ज़्यादा भारी बारिश हुई और पूरे सप्ताह में बहुत ज़्यादा बारिश होने की उम्मीद थी। और आधिकारिक अनुमानों के अनुसार 29 मई तक पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में बारिश से प्रेरित भूस्खलन, बाढ़, अचानक बाढ़ और बिजली गिरने से मरने वालों की संख्या 30 थी और एक ही दिन 31 मई को 22 लोगों की जान चली गई थी। उत्तरी सिक्किम में भूस्खलन के कारण लगभग 1500 पर्यटक फंस गए और लगातार बारिश के कारण मुख्य सड़कें अवरुद्ध भी हो गई थी और एक बस उफनती तीस्ता नदी में गिर गई थी, जिसमें कि कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि बाकी यात्री लापता भी हैं। अभी जून ही है और इतिहास गवाह है कि मानसून के समय सामान्य से ऊपर रहने की उम्मीद के साथ आपदाओं की बाढ़ की उम्मीद करना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये तो तय है कि भारतीय मौसम विभाग को उम्मीद है कि पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश का सामान्य कोटा कम होगा,
लेकिन इन राज्यों में मानसून की बारिश का आधार स्तर भारत के कई राज्यों से बहुत ज़्यादा होगा। यही कारण है कि अत्यधिक भारी बारिश और उससे होने वाली क्षति पूर्वोत्तर राज्यों में मानसून की एक आम विशेषता है, यहाँ तक कि सापेक्षिक कमी वाले वर्ष में भी। पूर्वोत्तर राज्यों में अक्टूबर से दिसंबर के बीच में भी मानसून कम होता है और इसीलिए इस क्षेत्र में साल भर की कमजोरी को ध्यान में रखते हुए एक योजना तैयार करना और भी ज़्यादा जरूरी हो जाता है। ऐतिहासिक रूप से इन राज्यों में बुनियादी ढांचे का विकास देश के बाकी हिस्सों के साथ तालमेल भी नहीं रख पाया है, जबकि चुनौतीपूर्ण भौगोलिक परिस्थितियां इसका एक बड़ा कारण है। हर साल मौत और व्यापक विनाश को कम करने के लिए एक स्थायी दीर्घकालिक योजना का मूल्यांकन करने के लिए सभी प्रभावित राज्यों और केंद्र को शामिल करते हुए एक व्यवस्थित समीक्षा की भी जरूरत इसमें बनती है। अब हम बात करते थोड़ा मानसून की, आखिर मानसून है क्या, जिसमें हम अभी तक इतनी बात कर रहे थे। तो सामान्यतः विश्व भर में मानसून का अनुभव उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में लगभग 20 डिग्री उत्तर और 20 डिग्री दक्षिण के बीच में होता है। भारत की जलवायु को मानसून प्रकार की जलवायु भी कहा जाता है और एशिया में इस प्रकार की जलवायु मुख्य रूप से दक्षिण और दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। भारत के कुल 4 मौसमी प्रभागों में से मानसून 2 प्रभागों पर कब्जा करता है। दक्षिण पश्चिम मानसून ऋतु, जो कि दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त वर्षा मौसमी प्रकृति की होती है, जो कि जून और सितंबर के बीच में होती है। और दूसरा होता है लौटता हुआ मानसून, जो कि अक्टूबर और नवंबर के महीने लौटते मानसून के लिए जाने जाता है, जिसकी वजह से तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश में भी कुछ हिस्सों में बारिश होती है। अब हम बात करते हैं, ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। आप कहाँ तक सहमत है कि मानवीकरी दृश्य भूमियों के कारण भारतीय मानसून के आचरण में परिवर्तन होता रहे, चर्चा कीजिए। 2015 में पूछा गया था। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नॉर्मल मानसून कैसे कैसे आता है और एक्चुअल डेट्स जो अभी चल रही है वहाँ पर कैसे करके मानसून ने इफेक्ट डाला है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जून में या फिर मिड जून से मानसून स्टार्ट होता है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में 25 मई, 24 मई, 21 से 23 मई में भी ऐसे मानसून आ गया था। अब हम बात करते थोड़ा मानसून की उत्पत्ति की। तो ये तापीय संकल्पना के आधार पर होता है और गतिशील संकल्पना के आधार पर होता है। दूसरी चीज़ होती है हैली द्वारा तापीय संकल्पना दी गई थी, जिसमें कि मानसून परिणाम होता है विश्व का विषम लक्षण, भूमि और जल का असमान वितरण के कारण और महाद्वीप और महासागरों का विभेदक मौसम, तापन और शीतलन की वजह से भी। जो दक्षिण पश्चिम है यानी कि ग्रीष्मकालीन मानसून, तो उसका जो कारण है सूर्य की स्थिति कर्क रेखा पर होती है, तो उच्च तापमान के कारण निम्न दबाव केंद्र बनता है, जैसे कि स्पेशली बेकाल झील और पेशावर के पास में। तो इससे ITCZ जोन वहाँ पर क्रिएट होगा, फिर उसकी वजह से भी रेनफॉल वगैरह होता है। अब फ्लोहन का गतिशील अवधारणा की बात करें तो दाब और पवन पेटियों के स्थानांतरण से मानसून की उत्पत्ति होती है और भूमध्य रेखा के निकट नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट व्यापारिक पवनों के अभिसरण के कारण भी अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण यानी कि ITC का निर्माण होता है। और ITC का उत्तरी और दक्षिणी शाखाएं, जिन्हें कि NITC और SITC के नाम से भी जाना जाता है, भूमध्य रेखीय पश्चिमी पवनों द्वारा चिह्नित शांत पवन की पेटी यानी कि बेल्ट ऑफ डोलड्रम्स बनाती है। अब हम बात करते हैं दक्षिण पश्चिमी यानी कि ग्रीष्मकालीन मानसून की। तो सूर्य की स्थिति जब कर्क रेखा पर होती है तो NITC दक्षिण और साउथ ईस्ट एशिया को पार करते हुए 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक विस्तारित होता है, जिसका कि भूमध्य रेखीय पछुआ पवनों के प्रभाव में भी ये मानसून आता है और इससे भारी वर्षा के साथ वायुमंडलीय गर्त यानी कि चक्रवातों का भी निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं उत्तर पूर्वी यानी कि शीतकालीन मानसून की। तो सूर्य की स्थिति जब मकर रेखा पर होती है तो सूर्य के दक्षिण की ओर खिसकने के कारण दबाव और पवन पेटियां भी बदल जाती है और पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ यानी कि भूमध्य सागर का जो शीतकाल में पश्चिमी जेट स्ट्रीम के कारण पश्चिम से भारत में प्रवेश होता है, तो पूर्वोत्तर व्यापारिक पवनें दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में पुनः स्थापित होती हैं और ये पूर्वोत्तर व्यापारिक पवनें शीतकालीन मानसून बन जाती है, जिन्हें मानसून का विवर्तन भी कहा जाता है और जिससे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु आदि क्षेत्रों में भी इससे बारिश होती है। अब दक्षिणी गोलार्ध में कम तापमान ऑस्ट्रेलिया और हिंद महासागर पर उच्च दबाव केंद्र की स्थिति का भी निर्माण होता है इसमें, और एशिया में उच्च समुद्री के निम्न दबाव की ओर भूमि पवनें चलती है और फेरल का नियम और कोरियोलिस बल इन पवनों को दक्षिण पश्चिम यानी कि साउथ वेस्ट दिशा में मोड़ देता है। फिर भारतीय महासागरों से भारतीय उपमहाद्वीप में नमी लाते हैं, जिससे कि भारी वर्षा होती है। अब बात करते हैं थोड़ा उत्तर पूर्व यानी कि शीतकालीन मानसून की। तो सूर्य की स्थिति जब मकर रेखा पर होती है तो कम तापमान के कारण उच्च दबाव केंद्र यानी कि बेकाल झील और पेशावर के जो पास होता है तो उसमें स्थिति का निर्माण होता है और दक्षिणी गोलार्ध में उच्च तापमान ऑस्ट्रेलिया और हिंद महासागर पर एक निम्न दबाव केंद्र की स्थिति का निर्माण होता है और उच्च भूमि से निम्न दबाव यानी कि महासागर की ओर उत्तर पूर्व एनी दिशा में यानी कि नॉर्थ ईस्ट दिशा में चलने वाली पवनों को मानसून का निवर्तन कहा जाता है।
अब हम बात करते हैं आखिर ये इम्पोर्टेंट क्यों है, तो ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। जैसे कि भारतीय मानसून का पूर्वानुमान करते समय कभी कभी समाचारों में उल्लिखित इंडियन ओशन डाइपोल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है या फिर कौन से सही है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है आईओडी परिघटना उष्णकटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर एवं उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर के बीच में सागर पृष्ठ तापमान के अंतर से विशेषित होती है। एंड दूसरा ऑप्शन है आईओडी परिघटना मानसून पर एल नीनो के असर को प्रभावित कर सकती है। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि केवल दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है, यानी कि आईओडी परिघटना मानसून पर एल नीनो के असर को प्रभावित कर सकती है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, आखिर ये चर्चा में क्यों है। तो अरुणाचल पर चीन का दावा अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा समर्थित नहीं है। अपने क्षेत्रीय और समुद्री दावों को समर्थन में संप्रभुता और ऐतिहासिक साक्ष्यों को मिलाना अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों और न्यायाधिकरणों के निर्णयों का उल्लंघन भी है। चीन ने एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश में स्थानों के नाम बदल दिए और इस बार उन्होंने 27 स्थानों के नाम बदल दिए ताकि भारतीय राज्य जांगनान पर अपना दावा मजबूत किया जा सके। चीन का दावा है कि नामों को मानकीकृत करने से उसका प्रयास पूरी तरह से उसकी संप्रभुता के भीतर है और उसका कहना भी है कि अरुणाचल प्रदेश दक्षिण तिब्बत में और अपने दावे के समर्थन में वो तवांग दूसरे सबसे महत्वपूर्ण तिब्बती बौद्ध मठ की मौजूदगी और अरुणाचल में छठे दलाई लामा के जन्म का हवाला देता है। अरुणाचल प्रदेश में चीन के क्षेत्रीय दावे और दक्षिण चीन सागर अधिकांश द्वीपों को कवर करने वाले उसके समुद्री दावे अंतर्राष्ट्रीय कानून और उसके दृष्टिकोण पर आधारित है, जो कि संप्रभुता पर काफ़ी हद तक आधारित है। हालांकि शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के पास सिद्धांत चीन के अंतर्राष्ट्रीय कानून के दृष्टिकोण में शामिल है, लेकिन चीन के दृष्टिकोण में सबसे मौलिक सिद्धांत संप्रभुता का सिद्धांत है। चीन अपने क्षेत्रीय और समुद्री दावों का समर्थन करने के लिए अपनी संप्रभुता की सामग्री को प्रचुर मात्रा में ऐतिहासिक साक्ष्यों के साथ मिलाता है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्थापित सिद्धांतों के विपरीत भी है और अंतर्राष्ट्रीय अदालतों और न्यायाधिकरणों के निर्णयों का उल्लंघन करता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि आईसीजे के कई अवसरों पर ऐतिहासिक शीर्षक द्वारा समेकन के तर्क पर भी आधारित क्षेत्र प्राप्त करने के तरीके को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया था। आईसीजे के समक्ष आने वाला पहला क्षेत्रीय विवाद मिनीक्वियर्स और एक्रोहोस ब्रिटिश द्वीप जर्सी और फ्रांस तट के बीच में स्थित द्वीपों के दो समूह इनका शीर्षक तय करने से संबंधित था। मामले में अदालत को ये निर्धारित करने के लिए कहा गया था कि किस पक्ष ने द्वीपों के इन समूह के स्वामित्व का अधिकांश ठोस सबूत पेश किया। आईसीजे ने इतिहास की घटनाओं से अप्रत्यक्ष अनुमान पर विचार नहीं किया, बल्कि ऐसे सबूतों पर विचार किया जो कि सीधे तौर पर मिनीक्वियर्स और एक्रोहोस समूह के कब्जे से संबंधित है, या फिर दूसरे शब्दों में कब्जे के प्रत्यक्ष सबूत और संप्रभुता के वास्तविक अभ्यास, यानी कि मिनीक्वियर्स और एक्रोहोस फादर यूके 1953 आईसीजे प्रतिनिधि 47। इस साक्ष्य पर विचार करने के बाद अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि मिनीक्वियर्स और एक्रोहोस पर संप्रभुता यूके की थी। चीन का नाम बदलने की कवायद एक क्षेत्र के शीर्षक के एक और स्थापित सिद्धांत के खिलाफ जाती है और इसका सिद्धांत ट्यूटीआई यानी कि पैसिडिटिस ज्यूरिस यानी कि रोमन कानून नियम का अनुवाद के रूप में किया गया है। जैसे कि आपके पास है वैसा ही आपके पास भी हो सकता है। यही सिद्धांत है कि नए स्वतंत्र राज्यों की सीमाओं को पिछले उपनिवेशों की सीमाओं का पालन करना चाहिए और चीन 1914 में एंग्लो तिब्बती शिमला सम्मेलन में ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों द्वारा खींची गई मैकमोहन रेखा को मान्यता नहीं देता, जिसने ब्रिटिश भारत और तिब्बत के बीच में सीमा स्थापित की थी। हालांकि चीनी प्रतिनिधि शिमला में मौजूद थे, लेकिन उन्होंने इस आधार पर समझौते पर हस्ताक्षर करने या फिर मान्यता देने से इनकार कर दिया कि तिब्बती चीनी अधिकार क्षेत्र में था और इसीलिए उनके पास संधियां समाप्त करने की शक्ति भी नहीं थी। 1986 में आईसीजे द्वारा फ्रंटियर विवाद यानी कि बुर्किना फासो और माली निर्णय के सिद्धांत का उदाहरण है और यूटीआई पैसिडिटिस ज्यूरिसक्स आईसीजे ने उस सिद्धांत को प्राथमिकता दी जो कि संप्रभुता के आधार के रूप में प्रभावी कब्जे पर कानूनी स्वामित्व को प्राथमिकता देता है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य उन क्षेत्रीय सीमाओं के लिए सम्मान सुरक्षित करना है जो कि उस समय मौजूद थी। जब स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी तो आईसीजे ने अपने सामान्य प्रयोज्यता और सिद्धांत के काम दोनों पर जोर दिया, जो कि प्रशासकीय शक्ति की वापसी के बाद सीमाओं की चुनौती से उत्पन्न भाईचारे के संघर्षों से खतरे में पड़ने वाले नए राज्यों और स्वतंत्रता और स्थिरता को भी रोकता है। 1986 आईसीजे प्रतिनिधि 554 पैरा 20 का ये केस था। अब हम बात करते हैं मानचित्र और अंतर्राष्ट्रीय कानून कैसे काम करते हैं। तो चीन मानचित्र के समर्थन से अपने क्षेत्रीय और समुद्री दावों को बल देने की कोशिश करता है और दक्षिणी चीन सागर में अपने समुद्री दावे में चीन अपने दावे का समर्थन करने के लिए नौ डैश लाइन मानचित्र का उपयोग करता है।
आमतौर पर इस बात की स्पष्टता का अभाव है कि दक्षिण चीन सागर में चीन की सीमाओं के परिसीमन के लिए मानचित्र की कोई कानूनी प्रासंगिकता है या फिर नहीं। सवाल ये भी है कि क्या नक्शा अंतर्राष्ट्रीय अदालत या फिर न्यायाधिकरण के नज़रिए से दावे को अधिक प्रेरक बनाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायशास्त्र और सैद्धांतिक चर्चाओं से निकलने वाला सिद्धांत ये भी है कि कार्टोग्राफिक सामग्रियों का अपने आप में कोई कानूनी मूल्य नहीं होता। सीमांत विवाद में आईसीजे ने कहा था कि सीमांत परिसीमन में मानचित्र केवल सूचना और स्वयं का गठन करते हैं और केवल उनके अस्तित्व के आधार पर एक क्षेत्रीय शीर्षक का गठन नहीं कर सकते। 1986 आईसीजे प्रतिनिधि 554 पैरा 154 के तहत ये था। वे अलग अलग विश्वसनीयता के भारी साक्ष्य बनाते हैं जिनका उपयोग परिस्थितियों के आधार पर किसी तथ्य को स्थापित करने के लिए अन्य साक्ष्यों के साथ इससे किया जा सकता है। ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है इस पूरे ओपिनियन से कि अरुणाचल में चीन का मुख्य रुख और दक्षिण चीन सागर में दूरगामी दिखावे अंतर्राष्ट्रीय कानून के मानकों को पूरा नहीं करते हैं। अब हम बात करते हैं आईसीजे है क्या, जो कि इतनी राय रखता है और मतलब इस चीज़ पे डिसीजन देता है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा की गई थी और अप्रैल 1946 में इसने काम करना शुरू कर दिया था। ये संयुक्त राष्ट्र का एक प्रमुख न्यायिक अंग है जो कि हैग नीदरलैंड्स के पीस पैलेस में स्थित है और संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख संस्थानों के विपरीत एकमात्र संस्था है जो कि न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है। ये राष्ट्रों के बीच कानूनी विवादों को सुलझाता और अधिकृत संयुक्त राष्ट्रों के अंगों तथा विशेष एजेंसियों के द्वारा निर्दिष्ट कानूनी प्रश्नों पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार सलाह भी देता है और वर्तमान में इसमें 193 देश शामिल हैं। अब हम बात करते हैं अपने आज के लास्ट टॉपिक पे। आखिर ये चर्चा में क्यों है। तो भारत में विमानन क्षेत्र में निवेश के लिए बड़े अवसर प्रधानमंत्री ने बोला और मोदी ने कहा कि भारत को केवल विमानन बाजार के रूप में नहीं बल्कि मूल्य श्रृंखला के अग्रणी के रूप में भी देखा जाना चाहिए। जो हमारे पीएम है उन्होंने सोमवार को कहा था कि भारत का तेजी से बढ़ता विमानन क्षेत्र महत्वपूर्ण निवेश अवसर प्रदान करता है क्योंकि देश आपूर्ति श्रृंखला का अभिन्न अंग बन रहा है। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ यानी कि IATA की वार्षिक आम बैठक AGM को संबोधित करते हुए हमारे पीएम ने कहा था कि भारतीय वायुयान अधिनियम 2024 जो कि विमान अधिनियम 1934 का स्थान लेता है विमानन कानूनों को वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप बनाता है। एक सुव्यवस्थित नियामक ढांचा अनुपालन में आसानी और एक सरलीकृत कर संरचना सुनिश्चित भी करता है जो कि प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय विमानन कंपनियों के लिए एक महत्वपूर्ण निवेश अवसर भी प्रस्तुत करता है। जो हमारे पीएम है उन्होंने कहा था कि भारत को केवल विमानन बाजार के रूप में नहीं बल्कि मूल्य श्रृंखला के अग्रणी के रूप में भी देखा जाना चाहिए क्योंकि डिज़ाइन से लेकर डिलीवरी तक वैश्विक विमानन आपूर्ति श्रृंखला का एक अभिन्न अंग बन रहा है। और उन्होंने विमानन कंपनियों से न केवल मेक इन इंडिया बल्कि डिज़ाइन इन इंडिया को भी अपनाने का आग्रह किया था। उन्होंने 2030 तक $4 बिलियन का रखरखाव मरम्मत और संचालन MRO केंद्र स्थापित करने के भारत के लक्ष्य को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि 2014 में भारत में 96 MRO की सुविधाएं थी जो कि बढ़कर 154 हो गई। उन्होंने कहा कि स्वचालित मार्ग के तहत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI GST में कमी और युक्तिकरण उपायों ने भारत के MRO क्षेत्र को गति दी थी। और उन्होंने ये भी कहा था कि देश में हर साल 24 करोड़ यात्री हवाई यात्रा करते हैं और 2030 तक सालाना 50 करोड़ यात्रियों तक पहुँचने की उम्मीद भी है। तो जो हमारे पीएम है उन्होंने ये भी कहा कि भारत खुले आसमान और वैश्विक संपर्क का समर्थन करता है और अधिक कनेक्टेड और सुलभ विमानन नेटवर्क की वकालत भी करता है। तो अब हम बात करेंगे भारतीय वायुयान अधिनियम 2024 की। विमान अधिनियम 1934 के प्रावधानों को बरकरार रखा गया इसमें, जिसके तहत DGCA यानी कि नागरिक विमान महानिदेशालय, BCAAS नागरिक विमानन सुरक्षा ब्यूरो और AIB विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो की स्थापना की गई थी। ये निकाय क्रमशः सुरक्षा, संरक्षण और दुर्घटना जांच की देखरेख करना जारी रखेंगे। DGCA या फिर BCAS के आदेशों के विरुद्ध केंद्र सरकार के समक्ष अपील करने की व्यवस्था की गई जो कि अंतिम प्राधिकारी होगा। रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर प्रतिबंधित RTR प्रमाण पत्रों के प्रबंधन की जिम्मेदारी दूरसंचार विभाग यानी कि DOT से DGCA को सौंपेगा और इस परिवर्तन का उद्देश्य विमानन कर्मियों के लिए लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सरल बनाना, दूरसंचार विभाग की RTR परीक्षाओं में भ्रष्टाचार को दूर करना जिससे कि DGCA की निगरानी में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। RTR प्रमाणन या फिर जो वैमानिकी उद्देश्य के लिए RTR-A है उसका लाइसेंस है जो कि किसी व्यक्ति को विमान पर रेडियो संचार उपकरण का उपयोग करने की योग्यता को भी प्रमाणित करता है और मुख्य रूप से हवाई यातायात नियंत्रण संचार के लिए भारत में पायलटों के लिए भी अनिवार्य होता है।
डीजीसीए को न केवल विमान के निर्माण, मरम्मत और रखरखाव को विनियमित करने का अधिकार देता है, बल्कि डिज़ाइन और उन स्थानों को भी विनियमित करने का अधिकार देता है जहां पर विमान डिज़ाइन किए जा रहे होंगे। और इन नई शक्तियों के साथ डीजीसीए भारत के विमानन क्षेत्र की अधिक व्यापक और कुशल निगरानी भी सुनिश्चित कर सकता है। केंद्र सरकार को हवाई अड्डों के निकट भूमि अधिग्रहण से संबंधित मुआवजा विवादों को सुलझाने के लिए एक तरफा मध्यस्थ, ऐसा व्यक्ति जो कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य हो रहा हो, तो उसको नियुक्त करने की भी अनुमति देता है। तो ये भी इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन चुका है। सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि पीपीपी मॉडल के अधीन संयुक्त उपक्रमों के माध्यम से भारत में विमान पत्तनों के विकास का परीक्षण करें और इस प्रबंध में प्राधिकरणों के समक्ष कौन सी चुनौतियाँ, ये 2017 में पूछा गया था। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना इनफ है। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे आपको PDF भी मिल जाएगी और साथ ही साथ आपको आगे के अपडेट भी मिल जाएंगे। थैंक्स टू वॉचिंग।